हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 6 ऑफ चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे, आज इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक कह सकते हो जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा अलग टॉपिक है। पहले हमने यूनिट्स पढ़ा था, फिर डायमेंशन, देन हम एरर्स पढ़ रहे हैं। तो एरर क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। तो देखो, नॉर्मल लाइफ में जब हम एरर बोलते हैं ना, तो एरर से हम क्या समझते हैं? मिस्टेक, है ना। एरर सुनते ही हमारे माइंड में आता है कि कुछ मिस्टेक, है ना। अगर जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता, जैसे कि अभी आप एरर्स, अगर हम फिजिक्स में आपने नहीं पढ़ी एरर्स, तो एरर्स का मतलब जनरली मिस्टेक होता है। लेकिन हम फिजिक्स में एरर्स को कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। तो चलिए एरर्स को समझते हैं। तो जैसे मान लो, सपोज करो यहाँ से एक ये लेंथ है, ठीक है। ये लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये मान लेता हूँ मैं पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और मैं आपसे कहता हूँ कि ये लेंथ मेज़र करके बताओ, ठीक है। तो लेट से आपने ये लेंथ मेज़र करी और आपने बोला कि सर ये जो लेंथ है वो है 5.60 सेंटीमीटर, लेट से आपने ये बताया, ठीक है। तो क्या आप बिल्कुल श्योर होकर कह सकते हो ये जो लेंथ है वो 5.60 सेंटीमीटर ही है, या कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है? हो सकता है ना, थोड़ी बहुत। यानी कि जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, ठीक है, और ये जो आपने मेज़र करी है, ठीक है, जो आपने मेज़र करी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? मेजर्ड वैल्यू। जो आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट में कोई भी मेजरमेंट लिया, उसको बोलते हैं हम मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। और जो इसकी रियल में भी कुछ वैल्यू पता होगी, जिसको हम बोलते हैं हम ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं अभी बताऊंगा आपको आगे। तो जो हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट में कुछ मेजरमेंट करा और हमारे जो वैल्यू आई, हम उसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। और जो एक्चुअल में इसकी कुछ वैल्यू होगी रियलिटी में, जैसे आपने बोला 5.60, बट लेट से इसकी जो रियल वैल्यू थी वो इतनी नहीं थी, वो कुछ और थी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसी को ही हम बोलते हैं एरर। इसी को ही हम बोलते हैं एरर। यानी कि जो एरर की, अगर मैं आपसे बोलूं कि एरर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम एरर, तो हम बोल सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। यानी किसी भी क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, इज कॉल्ड एरर। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड एरर। तो अब देखो, आप जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि ये मेजरमेंट में, कि आपने इसकी मेजरमेंट करी और आपने बोला कि ये 5.60 सेंटीमीटर है, तो हम कभी भी ना किसी भी चीज़ के ऊपर बिल्कुल श्योर होकर कह ही नहीं सकते, किसी भी चीज़ की। यानी कि आप कोई भी मेजरमेंट करोगे ना, तो वो उसकी जो ट्रू वैल्यू होगी, उसके बारे में आप बिल्कुल श्योर होकर कह ही नहीं सकते कि ये तो इसकी पक्का ये वैल्यू है। क्योंकि मान लो सब आप कितना मेजर कर पाओगे? जैसे आपने बोला कि सर इसकी वैल्यू 5.60 1 2 3, क्या पता इसके बाद भी कुछ वैल्यू हो, या इसके बाद की वैल्यू आपने 1 बताई, क्या पता ये वाली जो वैल्यू 1 ना हो के क्या हो, ये वाली वैल्यू 2 हो। तो हम किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू बता ही नहीं सकते, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू बता ही नहीं सकते। जैसे समझो कि जो ट्रू वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, तो हम किसी भी चीज़ की ट्रू वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते, तो फिर हम एरर कैसे निकालें? तो अभी के लिए समझो कि सपोज करो ये ट्रू वैल्यू, इसकी ट्रू वैल्यू है, इसकी ट्रू वैल्यू 5 पॉइंट, जैसे मान लो इसकी ट्रू वैल्यू 5.613 थी। अब ये ट्रू वैल्यू किसको पता है? सपोज करो ये भाई, ये तो सिर्फ गॉड को पता है, फॉर एग्जाम्पल। अब गॉड तो आएगा नहीं हमें बताने, तो हम ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो मैं बाद की बात है, मैं बताऊंगा अभी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो ट्रू वैल्यू है, उस वैल्यू में और जो हम मेजर करते हैं ये वाली, इनमें जो डिफरेंस होता है उसको एरर कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, तो उसकी ट्रू वैल्यू हम बिल्कुल एग्जैक्ट श्योर होकर बता ही नहीं सकते कि ये इसकी ट्रू वैल्यू है। हम उसके काफ़ी क्लोज पहुंच सकते हैं, बट हम ट्रू वैल्यू नहीं बता सकते, ठीक है। बाकी ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, जो जिस क्लोज की बात कर रहा हूँ कि हम काफ़ी क्लोज पहुंच सकते हैं, वो कैसे देखते हैं हम आगे सेक्शन में देखेंगे इसमें, ठीक है। तो एरर अपने को समझ में आ गया कि किसी भी जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसकी जो ट्रू वैल्यू होती है और जो मेजर्ड वैल्यू होती है, उसमें जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एरर। अब देखो, एरर्स ना मेनली 2 टाइप के एरर होते हैं, ठीक है। मेनली 2 टाइप के एरर होता है। एक एरर होता है हमारा सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा होता है रैंडम एरर। यानी कि 2 टाइप के एरर होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एरर। 2 टाइप के एरर होते हैं हमारे पास, ठीक है। कौन सा है? पहला है
सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। और जो दूसरा एरर है उसको बोलते हैं हम रैंडम एरर, रैंडम। एक सिस्टमेटिक एरर है और एक है रैंडम एरर, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर की, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? सिस्टमेटिक एरर यहाँ पर, तो सिस्टमेटिक एरर की देखो, सिस्टमेटिक एरर है, इसको एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये क्या है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन, ये जो इज एरर अकर ड्यू टू एरर इन प्रोसीजर और मिसकैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। तो देखो ये जो एरर होते हैं ना, ये एरर किस कारण अराइज होते हैं? ये एरर जब हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें सिस्टमेटिक एरर कैसे अराइज होते हैं? ड्यू टू एरर इन प्रोसीजर, यानी कि जो आप जिस चीज़ की भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसको करने के लिए जो आप प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो उसमें आपने कुछ मिस्टेक कर दी है ना, कुछ मिस्टेक कर दी है। और मिस कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देखो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसका क्या मतलब है कि आप मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, मिस कैलिब्रेशन यानी कि उसकी जो बनावट है या उसमें ही कुछ कमी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक जो वेगिंग मशीन है जिससे वजन मापते हैं, उससे आप किसी चीज़ का वेट निकालने की कोशिश कर रहे हो और आपने देखा कि जब मैंने उसके ऊपर कुछ भी नहीं रखा ना, यानी कि उसके ऊपर जब आपने कुछ भी नहीं रखा, ये मान लो एक जो हम राशन वाले के पास इस टाइप से मशीन होती है ना, इस टाइप से मशीन होती है और यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर रीडिंग आ रही है, यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ भी सामान रखेंगे इसके ऊपर, तो इस पर अगर हम कुछ भी नहीं रखते तब भी रीडिंग ना ये 10 ग्राम दिखा रहा है, यानी कि कुछ कमी है इसके अंदर, है ना, कुछ भी आपने नहीं रखा तभी भी 10 ग्राम दिखा रहा है। तो अब अगर आप मान लो इसके ऊपर आपने कुछ रखा और उसका वजन आया 50 ग्राम, तो एक्चुअल में उसका वजन कितना होगा? जो ट्रू में जो उसका ट्रू वैल्यू होगी एक तरह से, वो तो कितनी होगी? 40 ग्राम ही होगी ना, क्योंकि 10 ग्राम तो ये तब भी दिखा रहा था जब कुछ नहीं था, तो अभी 50 ग्राम दिखा रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में 40 ग्राम रहा होगा, है ना। तो ये देखो, ये एग्जांपल है मिस कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है मिस कैलिब्रेशन, यानी इसकी जो बनावट है उसी में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें और क्या लिखा है मैंने, कि दे हैव फिक्स्ड साइन, फिक्स्ड साइज एंड साइन। फिक्स्ड साइज और साइन का मतलब क्या है? देखो जैसे कि इसका जो साइज है हमेशा हर कितने बार भी, इससे आप कुछ भी चीज मेजर करोगे, अगले बार आपने मेजर करा 80 ग्राम, तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी होगी? 70 ग्राम, यानी कि जो एरर आ रहा है वो 10 ग्राम का आ रहा है। तो कोई कितने बार भी करो, हर बार 10 ग्राम का ही तो एरर आएगा। तो यानी ये जो साइज की बात है इसका फिक्स्ड साइज। और देखो साइन भी फिक्स है, साइन भी फिक्स है, मतलब देखो एक्चुअल वैल्यू इसकी 40 ग्राम है, तो जो एक्चुअल वैल्यू इसकी 40 ग्राम है और जो अभी आपने मेजर करी उसकी वैल्यू 50 ग्राम आई, तो यानी कि जो मेजर्ड वैल्यू से हमेशा 10 ग्राम ज्यादा आ रही है। यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 70 ग्राम, और जो अभी मेजर करके आई वो आई 80 ग्राम, तो हर बार 10 ग्राम ज्यादा आ रहा है। ऐसा हो सकता था ना 10 ग्राम कम भी आए, 10 ग्राम कम भी आए। तो ये साइन हमेशा इस टाइप का जो सिस्टमेटिक एरर रहता है उसमें साइन जो होता है हमेशा सेम ही होता है। यानी कि मान लो साइन से फिर अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो ये ट्रू वैल्यू इसकी 40 थी और अभी वैल्यू आ रही है 50, है ना, अभी वैल्यू आ रही है 50, तो अगर ट्रू वैल्यू में से मैं 50 माइनस करता हूं तो कितना आया? 10 ग्राम का अंतर आया। ऐसे इस वाले केस में जो ट्रू वैल्यू है वो 70 और मेजर वैल्यू कितनी है? 80, तो करा हमेशा, तो ये 40 में से 50 की माइनस का 10 ग्राम आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस का 10, तो मतलब ये हमेशा नेगेटिव ही आ रहा है। ऐसा हो सकता था ना कि पॉजिटिव भी आ जाए, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी होती और ये वाली वैल्यू छोटी होती तो क्या आता? तो उस केस में पॉजिटिव आता, तो है ना। तो यानी कि फिक्स्ड साइन होता है, यानी हर एक बार जो फिक्स हो गया हर एक एक्सपेरिमेंट में वही आएगा, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव। और देखो फिर दीज एरर्स कैन बी डिटरमाइंड एंड कैन बी एलिमिनेटेड। तो देखो इस टाइप के एरर पता चल गए हमें, इनको हम पता कर सकते हैं कि भाई क्या एरर है और उसके बाद उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया ना, आपने देख लिया कि भाई ये तो हर बार 10 ग्राम पहले से ज्यादा आ रहा है, तो उसमें से आपने 10 ग्राम माइनस करके वो वैल्यू निकाल सकते हो ना। जैसे कि 50 ग्राम आया तो आपको पता है कि 10 ग्राम ज्यादा ही आना था, तो आपने 10 ग्राम माइनस करके ये एरर खत्म कर दिया। यहाँ पर 80 ग्राम आया था तो आपने 10 ग्राम माइनस करके 70 ग्राम कर दिया, तो एरर खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये तो हुआ सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। जो दूसरा एरर होता है वो क्या होता है? हमारा रैंडम एरर। तो रैंडम एरर को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, रैंडम एरर।
रैंडम एरर, तो रैंडम एरर के लिए देखो क्या होगा, इसको भी मैं लिख देता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखो ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे होंगे आपको स्कूल में, स्कूल के लिए या पेपर में जो आता है बोर्ड में, तो उसमें आपको डेफिनेशंस लिखनी पड़ती है, तो वहाँ पर आपको आपके पास लिखने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रैंडम एरर की, ठीक है। तो रैंडम एरर जो होता है ये क्या होता है, देखो इट कैन appear due to fluctuation in external condition and variability of measuring instrument। देखो इसका क्या मतलब है कि ये किस कारण अकर कर सकता है, फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल कंडीशन, यानी कि जब आप किसी चीज़ का मेजरमेंट ले रहे हैं तो जो एक्सटर्नल कंडीशन है उसमें ही फ्लक्चुएशन आ गई। फ्लक्चुएशन मतलब जैसे मान लो आप मेजरमेंट कर रहे थे और हवा एकदम से तेज चलने लग गई, है ना। मान लो कि आपका कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट था, जैसे मान लो इस वाटर है, ये वाटर है किसी बीकर के अंदर, है ना। अब आप में इसके बारे में, इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके बारे में कुछ स्टडी कर रहे हो, तो अभी तो ये बिल्कुल स्टिल है, एकदम से ऐसा हुआ कि बहुत तेज हवा चलने लग गई, तो ये शेक करने लग गया थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपका जो रीडिंग आएगी वो अलग आएगी ना। किससे अलग आएगी, जब ये पानी बिल्कुल शांत रहता और जब ये थोड़ा सा हिल रहा है, तो उस केस में। और फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल कंडीशन एंड वेरिएबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वेरिएबिलिटी मतलब कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो ना मेजर करने के लिए, उसके अंदर भी कुछ चेंज आ जाए, तो देखो इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ बहुत अच्छा। जैसे कि आपने ना, मान लो आपके पास ये स्केल है, ठीक है, ये स्केल है और मान लेते हैं कि ये 0 से लेकर ये 10 सेंटीमीटर की स्केल है। तो पता है, आपको पता होगा कि जैसे जो कई मेटल्स होते हैं ना, बहुत कई सेंसिटिव मेटल्स होते हैं, तो वो गर्मी के और सर्दी के साथ, मतलब जब टेम्परेचर में चेंज आता है ना, तो उनकी लेंथ में भी चेंज हो जाता है, आप इस चीज़ को अभी इतना अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे होगे, लेकिन आप देखो कई बार क्या होता है कि दरवाजे देखे होंगे आपने, सर्दी गर्मी में कभी जाम हो जाते हैं ना, वही दरवाजा है, आसानी से खुलता नहीं है, ठीक है। इसका मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लो ये स्केल है, अब इसको आप यूज कर रहे हो, मान लो कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, मान लो जहाँ पर टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस पे भी हो जाता है, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पे। अब मान लो इसी स्केल को आप यूज कर रहे हो किसी बहुत ही गर्म कंट्री में, जहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाता है, वो हो जाता है मान लो कि 48 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर, इस पर अभी भी 10 सेंटीमीटर ही लिखा होगा, लेकिन पता है टेम्परेचर बढ़ने से ना इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। ये आप पढ़ोगे, हम यहाँ पर 8th चैप्टर है हमारा, 8th चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि टेम्परेचर से जो मेटल का साइज होता है वो बढ़ जाता है। तो ये देखने में अभी भी 10 सेंटीमीटर ही है, लेकिन जो इसके बीच में जो गैपिंग होगी ये पहले से थोड़ी सी बढ़ गई होगी। तो आप इसके हिसाब से आप किसी चीज़ को नाप के बोलोगे कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो वो एक तरह से गलत रीडिंग होगी, है ना। तो यानी कि जो कई बार ऐसा होता है, तो ये जो पॉइंट लिखा है ना कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसके अंदर भी कुछ चेंज आ जाए, तो इसके कारण भी जो एरर आता है उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। देखो इसका जैसे नाम भी है रैंडम का मतलब क्या होता है कि भाई ये इसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते, और ना ही इसका कोई फिक्स इसका कोई भी फिक्स्ड साइज और कोई भी फिक्स्ड साइन नहीं होता, ठीक है, कोई भी फिक्स्ड साइज और कोई भी फिक्स्ड साइन नहीं होता, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं कि नो फिक्स्ड साइज एंड साइन, कोई भी फिक्स्ड साइज और साइन नहीं होता, ठीक है ना। और ये दूसरा एक और भी पॉइंट लिख दूंगा यहाँ पर, ये यहाँ पर नहीं, केयरलेस, इट कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ पर्सन, यानी कि जो पर्सन मेजर कर रहा है उसकी केयरलेसनेस, उसने ढंग से देखा नहीं, इंस्ट्रूमेंट मतलब मेजर करते वक्त लापरवाही बरती, तो उस कारण भी रैंडम एरर अगर करते। तो देखो इसके बारे में ना हम पता नहीं लगा सकते, जैसे पिछले वाला एरर था उसमें हमने पता लगा लिया था कि हाँ हर बार 10 ग्राम, तो इसको हम पता नहीं लगा सकते, है ना, पता नहीं लगा सकते, और ये आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू रहती है और हम इसको खत्म भी नहीं कर सकते। रैंडम एरर ये होता है। बुक्स में देखोगे आप, कई बुक्स में तो ये जो सिस्टमेटिक एरर हमने पढ़ा है इसके भी अलग से टाइप लिखे रहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल और ये, तो वो सब आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो सिस्टमेटिक एरर होता है, मेन जो डिफरेंस है इन दोनों में कि सिस्टमेटिक एरर है वो हम पता कर सकते हैं और उसका एक फिक्स्ड साइज और साइन होता है, और रैंडम एरर है उसको हम पता नहीं कर सकते, उसका फिक्स्ड साइज और साइन नहीं होता, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है।
ठीक है ना। अब रैंडम एरर को हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? रैंडम एरर को हम एलिमिनेट तो कर नहीं सकते कंप्लीट तरीके से, लेकिन इसकी वैल्यू हम कैसे हम इसको रैंडम एरर को कैसे कम से कम कर सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बहुत ज़्यादा बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर हम उन सब का एवरेज ले लेंगे। इस तरीके से हम जो ये रैंडम एरर है इसकी वैल्यू को हम कुछ ना हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एरर्स के जो टाइप होंगे, वो मेन जो टाइप होते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं जरा, अभी हमने सबसे पहले जो स्टार्टिंग में लिया था कि ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू पे चलते हैं, जिसको मैंने बोला था कि भाई ये तो सिर्फ भगवान को ही पता हो सकता है, तो भगवान तो हमें आएगा नहीं नीचे बताने के लिए कि ट्रू वैल्यू क्या होती है। ठीक है, हमें खुद ही करना पड़ेगा ना। तो ट्रू वैल्यू हम कैसे कर सकते हैं कि हमने ना कोई एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट करा और मान लो कि उसके बहुत बार हमने एक्सपेरिमेंट करा, और मान लो पहले एक्सपेरिमेंट में जो भी एक्सपेरिमेंट करा उसकी रीडिंग आई A1, वैल्यू जो A1 आई, फिर A2 आई, फिर ऐसे ऐसे करते करते हमने कितने एक्सपेरिमेंट करे, मान लो n एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, n एक्सपेरिमेंट करें, तो अगर मैं इन सारे रीडिंग्स जो आई हैं मेरी, इन सबको मैं ऐसे ऐड कर दूं, A1 A2 A3 प्लस जितने आए थे ये कितने थे AN, और टोटल ये कितने n रीडिंग ली थी, और इसको मैं n से डिवाइड करूँ, तो ये जो चीज़ मिलेगी ना, इसी को ही बोलते हैं हम ट्रू वैल्यू, और इसको हम AN से और ऐसे A बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये AM और A बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये मैं बताता हूँ आपको। AM मीन्स अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यू। अर्थमेटिक मीन, ये जो हमने ये जो चीज़ करी है ना, प्लस करके n से डिवाइड करा है, इसी को ही बोलते हैं हम अर्थमेटिक मीन। मैथमेटिक में टर्म होती है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, तो इसी को हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो AM का मतलब अर्थमेटिक मीन, और ये ऊपर बार लगा दिया, मतलब ये एवरेज के लिए जनरली यूज होता है। तो यहाँ पर एवरेज ही तो ले रहे हैं आप, एवरेज या अर्थमेटिक मीन एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, हमने इसका एवरेज ले लिया, यानी कि जितने भी अलग अलग आपके पास वैल्यू आई थी उन सबका एवरेज ले लो, उसी को ही हम ट्रू वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको बहुत बार करना पड़ेगा, ये नहीं कि 2 बार करके आपने दो को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज ले लिया, नहीं। मतलब एक्सपेरिमेंट ये जो है वो काफ़ी बार परफॉर्म किया जाना चाहिए, तभी अच्छे से अच्छी मतलब ट्रू वैल्यू के काफ़ी पास रीडिंग आएगी, जिसको हम एक्चुअली में ट्रू वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसको भी डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो, मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूँ, आप लिख लेना। द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल, यहाँ पर ये जो ना, ये फॉर्मूला लिखने से पहले आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पेपर में लिखनी होती है। मैं एक्चुअली में लिख देता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट्स कैन बी टेकन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। तो इसको लिखने के बाद आप ये लिख सकते हैं कि इफ़ A1 A2 A3 AN, ये क्या है, N आर N मेजर्ड वैल्यू, मान लो ये क्या है हमारी N मेजर्ड वैल्यू है ना, देन दिस इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, यानी जो भी मेजरमेंट हो रही है जिस चीज़ की भी, तो उसकी ट्रू वैल्यू हम कहेंगे। तो इस तरीके से आप ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो एरर्स जो हमने मेन दो टाइप के पढ़ लिए थे, सिस्टमेटिक और रैंडम एरर। उसके अलावा भी कुछ एरर्स जो हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं, तो उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो इसको समझिए आप। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि जो भी आपने ट्रू वैल्यू निकाली थी, जिसको हमने AM नाम दिया था, ठीक है, और मान लो आपने सबसे पहले आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और आपकी वैल्यू आई A1 यानी एक्सपेरिमेंट की, तो जो ट्रू वैल्यू है और जो पहले एक्सपेरिमेंट में आपने करा उसकी जो वैल्यू आई, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, डेल्टा A1 के लिए, पहले एक्सपेरिमेंट के लिए डेल्टा A1। ठीक है, ऐसे ही आपने दूसरा एक्सपेरिमेंट करा तो फिर उसमें जो ट्रू वैल्यू थी वो तो सेम ही रहेगी, और इस बार वैल्यू आई A2, तो ये आया A2, ये जो वैल्यू आई, तो ये एब्सोल्यूट एरर इन एक्सपेरिमेंट सेकंड, ये क्या है एरर इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने n एक्सपेरिमेंट करे हैं तो आप n एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि अगर आप इसको डेफिनेशन लिखनी है तो आप इसकी डेफिनेशन ले सकते हो ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड। तो मैं इसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूँ आपके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमको एग्जाम में तो लिखनी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, दी
मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। ये इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है और ये जो ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी है, इनके बीच के जो डिफरेंस है उसको हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं ना। एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो आई होप आपको एब्सोल्यूट एरर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप का जो एरर होता है उसको बोलते हैं मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो इसको भी डिफाइन करते हैं हम। नेक्स्ट टाइप का जो एरर है वो क्या हमारा मीन, और इसको कई बुक में ऐसे फाइनल एब्सोल्यूट एरर भी लिखा होता है, तो इसको ये वाली भी डेफिनेशन हम इसकी लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ इस बार पहले, और फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर ये क्या होता है? दी अर्थमेटिक मीन, दी अर्थमेटिक मीन of all the positive magnitudes of all absolute errors is called mean absolute error। यानी कि जो पिछले वाले केस में हमने absolute errors नहीं निकाले थे, ये absolute error था, ये डेल्टा A1, इसको डेल्टा रीड करते हैं, जो लिखा डेल्टा A1 डेल्टा A2 ऐसे ऐसे करके, तो इन सब की पॉजिटिव जो वैल्यू है, यानी कि अगर ये नेगेटिव में भी आता है ना तो हम इसको पॉजिटिव में ले लेते हैं, और इसका अर्थमेटिक मीन में आपको मैंने बताया था ऊपर कि सबको ऐड करके जितने टोटल है उससे डिवाइड करना होता है। तो देखो ये जो लगा हुआ है ना, इसको हम ऐसे मॉड रीड करते हैं। इसको कैसे रीड करेंगे? मॉड A1 है ना, मॉड ऑफ डेल्टा A1 ये मतलब इसका मॉड का मतलब पॉजिटिव, यानी किसी चीज़ को पॉजिटिव में लिखना होता है ना, तो ऐसे हम ये दो लाइनें खींच देते हैं, इसको मॉड बोलते हैं। ठीक है, ये लाइनें खींच दी और इसको मॉड बोलते हैं। तो डेल्टा A1 का मॉड प्लस डेल्टा A2 का मॉड, और जैसे जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट करें उन सब का मॉड ले लेंगे, यानी मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी, और इन सब का अर्थमेटिक मीन ले लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। यानी एक तरह से आप देखो यहाँ पर जो एरर्स आ रहे थे ना, ये क्या हो गया कि एरर्स का एवरेज हो गया है ना। इसको हम बोल तो सकते हैं कि एवरेज ऑफ एरर्स है ना, और पॉजिटिव में लेना बस एवरेज ऑफ एरर्स। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज़ देखिए, जैसे कि अगर आपने ऊपर सबसे पहले जब हमने करा था इसको, तो ट्रू वैल्यू निकाली थी ना, ट्रू वैल्यू में हमने अर्थमेटिक मीन के थ्रू हमने बताया था कि ये ट्रू वैल्यू होती है ना, अर्थमेटिक मीन, और ये आपने जो उसमें एरर्स हैं उन सब का एवरेज निकाल लिया, ये एरर्स का एवरेज निकाल लिया, और हमने ऊपर अर्थमेटिक मीन निकाल के ट्रू वैल्यू निकालनी थी। तो आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा जिसमें किसी भी चीज़ की रीडिंग लेनी थी, और मान लो उस रीडिंग को आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो जो फाइनल आप किसी को रिजल्ट सबमिट करोगे तो आप बताओगे ना फाइनल रिजल्ट, यानी कि आपने ए को मेजर करा, तो ए को मेजर करके आपने उसकी कुछ ट्रू वैल्यू निकाली, जिसको आपने अर्थमेटिक मीन के थ्रू निकाला था, जिसको आपने AM नाम दिया, और आपने उसमें एरर्स भी आ रहे थे काफ़ी सारे, तो आपने एरर्स का भी एवरेज निकाल दिया। तो आपने वो वैल्यू निकाली और एरर्स का जो एवरेज निकाला, तो उसको ऐसे लिख दिया ए इक्वल टू में AM प्लस माइनस जो एरर्स का एवरेज निकाला, यानी कि डेल्टा A बार। ठीक है, ये एरर्स का एवरेज है। ठीक है, एरर्स का एवरेज है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि देखो, इसका मतलब आप जो भी वैल्यू बता रहे हो कि ये भाई ए की ये वैल्यू है, उसकी वैल्यू तो ट्रू वैल्यू इतनी है और प्लस माइनस इतना ज़्यादा हो सकता है ना। इसका मतलब क्या होता है ना, यही तो होता है कि आप एरर्स का मतलब क्या, आपने एरर निकाल लिया कि कभी उसकी वैल्यू इतनी, कभी इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आ रही थी, थोड़ी कम आ रही थी, तो आपने सबका एवरेज लेके आपने बोल दिया कि भाई जो भी मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ उसकी ट्रू वैल्यू तो ये है, और इतनी वैल्यू इसमें कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इतनी वैल्यू ये कम या ज़्यादा हो सकती है। देखो ये AM मैंने जो यूज़ करा है, और ये AM यूज़ करा है मैंने, या फिर मैंने बोला था कि इसको हम A बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऊपर लिखा था, मैंने नहीं लिखा था, एक बार जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ। देखो मैंने लिखा हुआ AM और A बार। तो यहाँ पर अगर आपको इसके लिए भी आप चाहो तो यहाँ पर AM यूज़ कर सकते हो, डेल्टा AM, या फिर जैसे यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A उसका टू में मैं लिख दूँ या फिर इसकी जगह बार भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर A बार प्लस माइनस डेल्टा A बार ऐसे लिख दो। ये दोनों सेम ही चीज़ है ना, लिखने का तरीका। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, दूसरा मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, A में यहाँ पर आप लिख सकते थे ना AM प्लस माइनस डेल्टा AM। ठीक है ना, डेल्टा AM। तो ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ अलग अलग, क्योंकि आप लोग अलग अलग अगर बुक्स यूज़ करते हो तो किसी बुक में
अलग सिंबल यूज़ करते हैं, किसी बुक में अलग सिंबल यूज़ करते हैं, तो आपके स्कूल में और यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है ना, कि स्कूल में तो अलग सिंबल यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर अलग सिंबल यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसमें कन्फ्यूज ना हो, यानी कि दे ऑल रिप्रेजेंट सेम थिंग, है ना, सेम थिंग। इस तरीके से हम, तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो फाइनल रिजल्ट है हम इस तरीके से बताते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आया ना, आपने किसी भी चीज़ की वैल्यू मेजर करी, मान लो आपको किसी चीज़ का मास मेजर करना था, वेट मेजर करना था, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि भाई ए की वैल्यू ये हो सकती है और प्लस माइनस और इतनी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू आर सपोज टू रिपोर्ट योर रिजल्ट, यानी इस तरीके से हम अपने रिजल्ट को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, हमने एब्सोल्यूट एरर पढ़ लिया, हमने मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर पढ़ लिया, हमने ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ लिया। इसके अलावा एक और 2-3 एरर और होते हैं, उनको देख लेते हैं हम जल्दी से। तो एक एरर होता है जिसको हम नाम देते हैं रिलेटिव एरर, ठीक है। और इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, लिख देता हूँ मैं वो नाम भी, फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसको हम ऐसे डेल, ये डेल का सिंबल है, डेल ए ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो हमने ये निकाला था ना, जो ये हमने क्या निकाला था, जो एरर्स थे इनका एवरेज निकाला था डेल्टा ए बार, और जो ट्रू वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू जिसको हम ए बार से या फिर ए एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम मीन वाला सिंबल यूज कर रहे हैं तो ए एम और अपॉन में यहाँ पर हम ए एम, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को ही हम बोलते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ, यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ ये मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू, ठीक है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, लास्ट जो हम पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परसेंटेज एरर, क्योंकि मैक्सिमम में ना, मैक्सिमम एरर वाले क्वेश्चन जो आएंगे आपके पेपर में उनमें परसेंटेज एरर निकालने को बहुत ज़्यादा पूछेगा आपसे, ठीक है, कि परसेंटेज एरर क्या होता है। तो परसेंटेज एरर कुछ नहीं, जो रिलेटिव एरर आया है अपने, इसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये जो रिलेटिव एरर अभी आपने निकाला ना, ये वाला डेल्टा ए बार अपॉन में ए बार, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका परसेंटेज, ये जो भी वैल्यू आएगी ये उतने परसेंट का एरर दे देगा, ठीक है। तो हम हमेशा क्या चाहते हैं, एरर हमारा किसी भी एक्सपेरिमेंट में कम हो या ज़्यादा, हमेशा हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो एरर है वो कम से कम हो। तो परसेंटेज एरर हम कम से कम चाहेंगे, जिस एरर में एक एरर, मान लो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा, उसमें परसेंटेज एरर 3% है और एक एरर है उसमें परसेंटेज एरर कितना है, 1% है ना, तो हम ये बोलेंगे ना कि ये वाला एक्सपेरिमेंट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें देखो एरर कितना कम है, एरर तो हम कम से कम चाहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स के एरर थे, ये रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। चलो इसकी भी डेफिनेशन में लिख ही देता हूँ आपको, सारी डेफिनेशन हमने लिखी है तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव एरर की भी मैं डेफिनेशन लिख ही देता हूँ। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, ठीक है। तो एरर्स का जो हमने पार्ट ए है वो एक तरह से पढ़ लिया हमने, एरर क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के एरर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने कर लिया, ठीक है। और ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू हम किसको निकालते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस इन एरर या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, यानी कि अगर अलग अलग क्वांटिटीज़ में अलग अलग एरर हैं तो अगर वो दोनों क्वांटिटीज़ को हम इकट्ठा लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर जो एरर्स में क्या चेंजेस आते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।